नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पठानकोट हमले में अब एनआईए ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी सिलसिलेवार तरीके से सबूत इकट्ठा कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि आखिर इस हमले का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी है कि क्या इस हमले में प्रशासन से कोई चूक हुई है और क्या प्रशासन इस हमले से सबक लेगा। आज विशेष में हम आपको पठानकोट हमले की पूरी कहानी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, पठानकोट से सबक। दो 2016 ने अपनी शुरुआत में ही देश को आतंकी हमले से दहशत ज़दा कर दिया। 31 दिसंबर की रात को जिन आतंकियों ने सरहदी इलाकों में घुसपैठ की, वो अगले करीब 4-5 दिनों तक पूरे देश को हिला गए। इस हमले को करीब हफ्ता भर बीत गया है, लेकिन आज भी हमले की गुत्थी उलझी हुई है। इस बीच पूरी दुनिया हमले के खिलाफ भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। पंजाब के पठानकोट में दहशत की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। सभी आतंकियों को मार गिराने के दावे के बीच हमले की गुत्थी को सुलझाने की कवायद जारी है। सेना और जांच एजेंसियों को सबसे पहला शक पाकिस्तान पर ही है। मारे गए आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान हथियार और साजो सामान बरामद हुए हैं, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के दावों की पुष्टि कर रहे हैं। सोमवार की शाम भारत की ओर से औपचारिक रूप से पाकिस्तान को वो सारे सबूत दिए जा चुके हैं जो आतंकी हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी थे। पाकिस्तान ने सूचना की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी की और दावा किया कि वो सबूतों पर काम कर रहा है। हमले की निंदा करने के बाद नवाज शरीफ ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। शरीफ ने कोलंबो से हमले में शामिल लोगों के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कड़े शब्दों में कहा कि उन तत्वों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई दिखनी चाहिए जो पठानकोट हमले में शामिल है। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वायुसेना प्रमुख सुब्रत दहा ने मंगलवार को पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई जरूर की, लेकिन ये भी माना कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई। मैं आर्म फोर्सेस, आर्मी के, एयरफोर्स के गरुड़, एनएसजी और डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प, इनको सबको उनकी धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ कंटेनिंग दिस हाईली मोटिवेटेड terrorist on suicide mission within practically 250 meter by 250 meter area. मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। सिक्योरिटी पूरी तैयारी की थी। इससे पहले मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जाजुआ से बात की। 15 जनवरी को इस्लामाबाद में भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक होनी है, लेकिन हमले के बाद ये बैठक हो पाएगी या नहीं, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। इस बीच पठानकोट हमले में सबसे बड़े गवाह के तौर पर गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह और उनके दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये से पूछताछ हो रही है। 1 जनवरी को उनके अपहरण के बाद की कड़ियों को जोड़ने के लिए उनसे पूछताछ काफी अहम है। बुधवार को एनआईए महानिदेशक शरद कुमार भी पठानकोट पहुंचे। मामले को सुलझाने के लिए एनआईए पाकिस्तान की भी मदद लेगी। पठानकोट आतंकी हमले पर भारत को दुनिया भर से साथ मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन और अफगानिस्तान के बाद भारत को अब जापान और फ्रांस का साथ मिला है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 26/11 हमले के बाद बनी जांच एजेंसी एनआईए अब पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही है। आतंकी कहां से आए, वो कैसे भारत की हद में दाखिल हुए और कैसे वो पठानकोट तक पहुंचे। हालांकि इन तमाम सवालों की जांच जारी है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश ने आतंकियों के इस खौफनाक प्लान को, कुछ तथ्य इसके जो हैं वो उजागर जरूर किए हैं। एक ओर जहां देश नए साल के जश्न में मशरूफ था, तो वहीं दूसरी ओर देश के दुश्मन नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटे थे।
सबसे पहला और अहम सवाल यही उठता है कि आखिर आतंकवादी आए कहां से? कहां से आए आतंकी? शुरुआती जांच और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले का पैटर्न पिछले साल जुलाई में पंजाब के ही गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस थाने पर हमले जैसा था। आशंका ये जताई जा रही है कि सभी आतंकवादी पाकिस्तान के बहावलपुर से आए थे। गुरदासपुर और पठानकोट के करीब रावी नदी है, इसके करीब ही कुछ मौसमी नाले हैं। खबरों के मुताबिक इस पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है, लेकिन ऊंची घास के कारण कई बार आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं। आतंकी रावी नदी से शकरगढ़ और अकालगढ़ तक पहुंचते हैं, जिसके बाद पास के गांवों से होकर वो हाईवे तक पहुंच जाते हैं। ये हाईवे पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। टैक्सी ड्राइवर इकागर सिंह को पाकिस्तान के एक नंबर से फोन आया। आतंकवादियों ने एक मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाने का बहाना बनाया और इकागर सिंह से बॉर्डर के पास टैक्सी मंगवा ली। हालांकि इकागर सिंह ने गाड़ी में बैठते ही आतंकियों के मंसूबे भांप लिए और गाड़ी को अपने गांव की तरफ घुमा लिया। जानकारी के मुताबिक ऐसा करने पर आतंकियों ने इकागर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस थ्योरी को लेकर कुछ सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। मसलन शुरुआती जांच में पता चला कि इकागर सिंह के फोन नंबर पर पाकिस्तान से एक दफा फोन आया, जबकि 8 बार इकागर सिंह के फोन से पाकिस्तान फोन किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इकागर सिंह के फोन से 8 बार पाकिस्तान फोन क्यों किए गए? इसके बाद आतंकवादियों ने एक महिंद्रा एसयूवी को रोका, जिस एसयूवी में गुरदासपुर के पूर्व एसपी और पुलिस कमांडेंट सलविंदर सिंह बैठे थे। आतंकियों ने गाड़ी को रोका और सलविंदर सिंह गाड़ी में मौजूद उनके दोस्त राजेश वर्मा और सलविंदर के कुक को किडनैप कर गाड़ी पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसके बाद की थ्योरी कई शक पैदा करती है, क्योंकि गाड़ी में मौजूद सभी के बयानों में फर्क साफ नजर आया। सवाल ये उठता है कि आखिर आतंकियों ने किस बिना पर एसपी को छोड़ा और उनके दोस्त राजेश वर्मा को अपने साथ ले गए? आखिर आतंकवादियों ने टैक्सी ड्राइवर की तरह एसयूवी में बैठे तीनों लोगों पर जानलेवा हमला क्यों नहीं किया? 4-5 आतंकी जो एकदम ही हमारी गाड़ी के ऊपर, मोड़ था, एकदम टर्न था, उधर टर्न होने का गाड़ी उन्होंने, मेरे जो दूसरा दोस्त था उन्होंने एकदम गाड़ी रोक दी। वो एकदम आगे हुए, पूछा फटाफट हमारा हाथ जो एकदम लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। जब लाइट बंद की, पीछे हमें धकेल दिया, नीचे मुंह कर दिया और पीछे बाजू करके बैठ के, तो हमारी 60 सिर के ऊपर रख दी भी, कहीं हिलना नहीं है। कोई बात की तो आपको इल्जाम भुगतना पड़ेगा इसको। कड़िया मुंह बनी, अखां बनी, पिछों बावा बन के, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੱਪਲ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪੈਰੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਪਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਈ ਜੀ, तो फिर मैं नंगे पैरी गया, तो मैंने पता लग गया भी मेरा कच्चा रास्ता वा, ते अगे पैर वड्डे गए, बड़ा जंगल झाड़ जिथे सुटिया जी थले। 4 लोग थे वो, और चारों ने इनकी ड्रेस पहनी हुई थी, फौजियों की ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने हमें हाईजैक किया, हम कहीं से माथा टेक के आ रहे थे। फिर थोड़ी दूर जाके उन्होंने इन दोनों को हाथ पैर बांध के छोड़ दिया जंगल में, और इनको बोला सुबह 8 बजे से पहले अगर यहाँ से हिले भी तो हम वापस आएंगे। फिर मैं अकेला रह गया गाड़ी में। सलविंदर सिंह के साथ हुई घटना की जानकारी जब प्रशासन को लगी तो केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर पठानकोट में आतंकवादियों के छिपे होने की बात कही। आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि 2 जवान शहीद हो गए। सबको लगा हमला खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन ये एक बड़ी भूल थी। 3 जनवरी दोपहर 12:30 बजे अचानक एयरबेस में फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद ये साफ था कि आतंकी 4 नहीं बल्कि ज्यादा हैं।
हालांकि पूरे दिन मुठभेड़ जारी रही। 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। पूरे हमले में 7 जवान शहीद हुए जबकि कई जख्मी हो गए। सुरक्षा बलों को अब भी शक था कि कहीं आतंकवादियों की तादाद 6 से ज्यादा तो नहीं है, लिहाजा 2 दिन तक तलाशी अभियान जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट हमले को लेकर कई तरह की बातें उठ रही हैं। ऑपरेशन की सफलता की भले ही घोषणा की जा रही हो, लेकिन खुद सरकार भी ये मान रही है कि इंटेलिजेंस के मोर्चे पर कुछ चूक जरूर हुई है। जानकार इस चूक को बड़ी गलती करार दे रहे हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, एक नजर उन पर। एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ये हेलीकॉप्टर, गेट पर चाक चौबंद सेना और शहर में तलाशी ले रहे पुलिस के जवान। ये तस्वीरें पठानकोट की हैं, जहां बड़े ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने पूरा जोर लगा दिया। पठानकोट को इस वक्त सेना, एनएसजी के कमांडो और पुलिस ने लगभग सील कर रखा है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि बड़ा खतरा टला, लेकिन पठानकोट एयरबेस पर हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं। जानकार इसे बड़ी सुरक्षा चूक करार दे रहे हैं। The operation has been botched despite favorable intelligence. You had 4 to 5 days of advance intelligence and actionable intelligence. So we booped on that. We also are still, the operation is going on in the 4th day, which will make it the longest ever counter-terrorism operation anywhere in the world. So this does not reflect too well on our management of forces and our skills in intelligence and operational coordination. असल में पठानकोट मामले ने समूचे खुफिया तंत्र को सवालों के घेरे में ला दिया है। गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह का कहना है कि वो 31 दिसंबर 2015 की रात जब मजार से लौट रहे थे, तब भारी हथियारों से लैस कुछ लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया। सलविंदर सिंह के मुताबिक हथियारों को देखकर उन्हें अपहरणकर्ताओं के आतंकवादी होने का संदेह हुआ। सलविंदर सिंह का दावा है कि इसके मुतालिक उन्होंने पुलिस को इत्तला की, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। जब मुझे उधर से आया तभी मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी, और जब घटना की जानकारी दे दी, हमारे उच्च अफसर जो है, हमारे सत्कार जो डीजी साहब, एडीजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी, वो मौके पर उधर पठानकोट पहुंच गए। दूसरी चूक ये मानी जा रही है कि एसपी की गाड़ी को देखकर नाके पर सही चेकिंग नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि आतंकी कैंटीन और बैरक तक पहुंच गए। यही नहीं, गाड़ी के अपहरण और आतंकियों की ओर से फायरिंग के बीच 24 घंटे का वक्त था, लेकिन इस बीच सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया। इस वक्त जो हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त लगा रहे हैं, उनका इस्तेमाल पहले नहीं किया गया। स्टेशन की पिछली दीवार की तरफ से आतंकी एयरबेस में घुसे, लेकिन सीसीटीवी उनको कैद नहीं कर पाया। गृह मंत्रालय ने दूसरे ही दिन ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया, जबकि वहां कुछ और आतंकी मौजूद थे। बाद में मंत्रालय को बयान वापस देना पड़ा। खबरें यहां तक आईं कि 25 दिसंबर को ही किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने इस हमले के बाबत जानकारी दी थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी चौकन्ना नहीं हुई। जानकारों का मानना है कि देश में खुफिया तंत्र को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। कि हम उचित कदम ही नहीं उठा रहे अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने की। हम ऊपर से सिर्फ जो कि वो लीपा पोती करके उसको छोड़ देते हैं और अपने अपने लोग अपने अपने ओहदे और पोजीशंस बचा के रखते हैं, और इसी कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम फेलियर है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेलियर हमारे मुंह पे थप्पड़ की तरीके से है। यही नहीं, पाकिस्तान सीमा से सटे बामियाल गांव के लोगों ने भी खेतों में बूट के निशान देखकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन इस सूचना को भी संजीदगी से नहीं लिया गया। जानकारों का कहना है कि पठानकोट हमले को लेकर चौतरफा संकेत मिले, लेकिन न तो खुफिया विभाग, न ही जांच एजेंसी और न ही पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाई। इनके बीच आपसी तालमेल का भी अभाव दिखाई दिया। एक तो कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक था,
पठानकोट एयरबेस पर टेरर अटैक हुआ, उसी समय हमारे कॉन्सुलेट मजार शरीफ पर टेरर अटैक हुआ। ये कोऑर्डिनेशन तभी संभव है जबकि आर्मी इन्वॉल्व है डायरेक्शन देने में। 2 अलग अलग कंट्री में टेरर अटैक हो रहा है। दूसरा जो इनके इसका टेररिस्ट का ट्रेनिंग था, जो इनके वेपन्स थे, जो ये टारगेट चुरा गया, ये सारा पॉइंट करता है कि हाँ साहब, तो ये डायरेक्शन था आईएसआई का और मिलिट्री का। खबर यह भी है कि आतंकियों को पंजाब के ड्रग माफियाओं की मदद मिली। पठानकोट से लेकर गुरदासपुर तक ड्रग माफियाओं का जो जाल बिछा है, उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। इस अवैध कारोबार के गुर्गों का आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया। जानकारों का मानना है कि पुलिस की इन माफियाओं से मिली भगत है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को इस हमले की हवा तक नहीं लगी। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि हमले को पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया। हालांकि हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल यानी यूजेसी नाम का एक संगठन ले रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने कई ऐसे सवाल हैं जो यूजेसी के दावे पर संदेह पैदा करते हैं। पंजाब के पठानकोट का आतंकवादी हमला सबसे घातक हमला में से एक था। जांच एजेंसियों का मानना है कि हमले को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। माना जा रहा है कि हमले की तारीख, समय और निशाना तय था। 2 जनवरी को जब हमला हुआ, उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के शक के घेरे में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद आया। ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसे 1999 में भारतीय जेल से रिहा आमिर मौलाना मसूद अजहर ने गठित किया था। मसूद अजहर को आतंकवादियों ने IC 814 को हाईजैक कर छुड़ाया था। मसूद ने ही देश की संसद पर हमला करवाया था। वो कई साल से पाकिस्तान में महफूज है और लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। जैश ए मोहम्मद एक ऐसा संगठन है जिसे पाकिस्तान में भी प्रतिबंधित किया हुआ है, तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काफी आसान होगा कि जैश के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जो लोग इस मुहिम में शामिल थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। हालांकि हमले के 2 दिन बाद यूनाइटेड जिहाद काउंसिल यानी यूजेसी नाम के आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसने श्रीनगर की एक न्यूज एजेंसी को ईमेल भेजकर ये जानकारी दी। दरअसल यूजेसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दर्जन भर से ज्यादा आतंकवादी संगठनों का एक ऐसा समूह है जो 90 के दशक में सभी आतंकी संगठनों को एक मंच पर लेकर आया। इसका प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का भी मुखिया है। ये कई साल से भारत की मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शुमार है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यूजेसी एक ऐसा संगठन है जो कभी भी कश्मीर के बाहर हमले नहीं करता। अगर किसी संगठन ने ऐसा किया, उसे समूह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मेरा ये मानना है कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये पूरे तौर पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। वहाँ पे एक लॉबी ज़रूर ऐसी है जो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया है और उनकी पूरी सर्वाइवल, चाहे वो ISI हो वहाँ की या वहाँ की आर्मी हो या उनके और भी जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं, उनका सर्वाइवल, उनकी बजटिंग कहीं ना कहीं इंडिया सेंट्रिक है। इंडिया को डैमेज करने पर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनके विरोध में ही सर्वाइवल है। तो ये उस पूरी रणनीति और जो कॉन्सेप्ट है, एंटी इंडिया कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में, उसका ये परिणाम है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूजेसी के दावे में दम है, और अगर ऐसा है तो क्या उसने मकसद बदल दिया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जैश ए मोहम्मद को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये दावा केवल आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से ध्यान हटाने का एक पैंतरा भर है। अब ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे पहली चुनौती है कि हमले के पीछे किसका हाथ है और उन्होंने किस किस की मदद से इसे अंजाम दिया। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला ऐसे वक्त में हुआ जब महज हफ्ते भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की यात्रा की। उस वक्त नवाज शरीफ ने जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का इस्तकबाल किया, उससे लगा कि दोनों देशों के रिश्ते दोस्ती का एक नया सफर तय कर रहे हैं। लेकिन पठानकोट हमले के बाद एक बार फिर से रिश्तों पर कुछ सवाल हावी हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखते वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि महज 8 दिन बाद एक वारदात दोनों देशों के बीच शक के बीज बो देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से लौटते वक्त जब अचानक लाहौर पहुंचे तो मकसद एक ही था, अमन की नई शुरुआत। उम्मीद थी कि आने वाला साल दोस्ती और अमन का नया पैगाम लेकर आएगा।
लेकिन पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमले के तार जैसे ही पाकिस्तान से जुड़े, दोनों देशों का खुशनुमा माहौल अचानक बिगड़ने की ओर बढ़ने लगा। देश में विपक्ष ने सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। Dr. Manmohan Singh and the UPA government were clear that it has to be an approach of outcome over optics. That approach has been reversed. It's optics first and outcome later. सवाल और दबाव चारों तरफ से तेज हो गया। कांग्रेस के साथ ही कई दूसरे दलों ने भी पाकिस्तान से बातचीत तुरंत रोकने की मांग की। ये वार्ता करने का उपयुक्त माहौल नहीं है। हम पार्टी हमारी मांग करती है कि 15 तारीख को जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता है उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। केंद्र और महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान कभी भी अपने साथ कोई वार्ता नहीं करना चाहता, किसी विषय पे चर्चा करने का उनका कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान का मकसद इतना है कि भारत में अस्थिरता फैला के वो अपनी राजनीति वहाँ के जो नेता लोग हैं जो सत्ता में होते हैं वो करना चाहते हैं, और हमारे सामना में जो लिखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब पठानकोट में सुरक्षा बल आतंकवादियों से लोहा ले रहे हों, उस वक्त राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस के मित्रों को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की जहां बात होती है वहां पर एक स्वर में एक भावना, और वो भावना राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, और इसमें किसी तरह की सियासत नहीं। इससे पहले दिसंबर में ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया था। उस वक्त भी रिश्तों को आगे ले जाने पर अच्छी बातचीत हुई। ये भी तय हुआ कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। लेकिन विपक्ष के सवालों के बीच इस बातचीत पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि दोनों देशों की शांति के लिए कूटनीतिक रास्ते खुले रखने जरूरी हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं। ये हम लोगों को समझना चाहिए। और इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हम फिर बातें बंद कर दें, कोई भी बात ना करे। अब उसका भी मैं समर्थन नहीं कर सकता कि डिप्लोमेटिक चैनल खुले होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए जहाँ तक हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत ना टाली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में नवाज शरीफ ने समग्र वार्ता जारी रखने पर जोर दिया। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर फिर से वही सवाल उठ गया है। सवाल ये है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का आखिर रोड मैप क्या है। दशकों से इस मुद्दे को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत चल रही है और बातचीत में खटास की वजह भी आतंकवाद ही बना है। जाते जाते आपको इस खास रिपोर्ट के साथ छोड़ जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की बातचीत अब राजनीतिक दबाव के घेरे में आ गई है। राजनीतिक पार्टियां सरकार पर इसे रद्द करने का दबाव डाल रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस बयान नहीं आया है, लेकिन नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर यह आश्वासन दिया है कि जिम्मेदार संगठन और लोगों के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान भारत का साथ देगा। हालांकि ये कोई पहला वाकया नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसे आश्वासन दिए हों। आतंकवाद जो करा रहा है वो तो आर्मी और जिहादी कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक वो राजी नहीं होंगे और वो इन आतंकियों के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे तो बातचीत से तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई नतीजा पहुंचेगा। हाल ही में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बाद भारत और पाकिस्तान ने समग्र बातचीत शुरू करने का फैसला किया था, जिसके बाद 15 जनवरी को विदेश सचिव स्तर की बातचीत प्रस्तावित की गई। इस बातचीत को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले सितंबर में NSA स्तर की बातचीत रद्द हो गई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान से आतंकवाद पर लगाम कसने को कहा था। नवाज शरीफ ने उस वक्त आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के कड़े रवैये का दावा किया था, लेकिन पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मंसूबों पर सवाल उठाए।
हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए तो उन्होंने भी पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप की तरफ साफ शब्दों में इशारा किया। भारत ने 26/11 हमलों के अलावा कई मसलों पर पाकिस्तान को दस्तावेज भी दिए, लेकिन अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई। अब अगर बात होती है तो पहले ये हो कि आपको हमने पठानकोट के डोजियर दिए, उस पर क्या हुआ। 26 से 11 के डोजियर पे आज तक कुछ नहीं हुआ। पठानकोट पे पहले हमको एक्शन करके दिखाइए, फिर हम बातचीत करेंगे। लेकिन कोई बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 60, 62, 65 साल के हिंदू पाक रिश्तों में अभी तक पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है बहुत स्पष्ट नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच की बातचीत आतंकवाद के मसले पर कई बार पटरी से उतरी। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद कंपोजिट डायलॉग बंद हो गया था। उसके बाद ये बातचीत फिर शुरू हुई, लेकिन 26/11 हमले के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 2011 में रिज्यूम्ड डायलॉग की शुरुआत हुई, लेकिन सेना पर हमले के बाद इसे भी बंद करना पड़ा। ऊफा में दोनों देशों के बीच बातचीत पर सहमति बनी थी, उसमें आतंकवाद अहम एजेंडा था। इसके बाद पाकिस्तान और भारत ने कई बार आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान की बात कही, लेकिन वो बातचीत के स्तर पर ही ठहर कर रह गया। अब पठानकोट हमले के बाद 15 जनवरी को होने वाली बातचीत टलने की आशंका नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान बार बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कह रहा है। उसका दावा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत बंद करने के लिए आतंकी संगठन इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। नव विक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।